तू अपने हुनर को हथियार बना, अपने इरादों को और भी धारदार बना। जो ख्वाब हकीकत में परेशान करते हैं, उन्हीं ख्वाब को तू अपना शिकार बना। जय हिंद साथियों, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल उज्जवल कॉन्सेप्ट पर। साथियों, आज का सेशन ये 10वीं कक्षा का महत्वपूर्ण सेशन में से एक होने वाला है। साथियों, जैसा कि मैं आपको बताया था कि मैं एक मैथमेटिक्स का 2025 में एग्जाम देने वाले उन तमाम छात्रों के लिए एक क्रैश कोर्स के रूप में हम अपने YouTube चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने इसका पहला सेशन वास्तविक संख्या का लिया था। यदि आप वो सेशन नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस सेशन को आप देखिए, उसके बाद आप यहां आते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इस सेशन में मैं आपको रियल नंबर का दूसरा टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूं, वो हमारा है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10वीं कक्षा का बिहार बोर्ड में जो एग्जामिनेशन लिया जाता है उसमें पिछले कई वर्षों से पूछे गए सवालों में से अंक गणित का आधारभूत प्रमेय जरूर होता है। तो मैं आपको यह समझाने का प्रयास करता हूं कि आखिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है ना। व्हाट डू यू नो अबाउट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, है ना। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय आपको क्या सिखाता है? अंकगणित का आधारभूत प्रमेय हम लोग कहते किसको है वास्तविक रूप में, और इसका प्रयोग कहां पे करते हैं हम लोग, कौन से सवाल को सॉल्व करने में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, इसका रूपांतरण नाम क्या है, जानने का प्रयास करेंगे। आप अंकगणित आधारभूत प्रमेय जरूर पढ़े होंगे। साथियों, जैसा कि आप जानते होंगे कि जितने भी अभाज्य संख्या है ना, ये कहता क्या है, ये थ्योरम बताता है कि सभी अभाज्य संख्या, जितना भी आपका अभाज्य संख्या है ना, ऑल कंपोजिट नंबर, सभी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इसी को हम लोग अंक गणित का आधारभूत प्रमेय कहते हैं। ये फंडामेंटल थ्योरम है अर्थमेटिक का। क्या कहता है ये? सभी भाज्य संख्या को, जितना भी कंपोजिट नंबर है, उन सारे कंपोजिट नंबर को अभाज्य गुणनखंड के रूप में, प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। क्या कह रहा है कि सभी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। इसके लिए आरोही या अवरोही क्रम को ध्यान देने की भी आवश्यकता नहीं है। यानी क्या कहने का मतलब है, कोई भी यदि हम भाज्य संख्या लेते हैं, है ना, अगर हम 18 लेते हैं, अगर हम 20 लेते हैं, अगर हम 21 लेते हैं, दुनिया का कोई भी अभाज्य नंबर लेते हैं, है ना, और जब हम लोग उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं, इट मीन जब हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो उसके जितने भी फैक्टर आते हैं, ये सारे फैक्टर जो होंगे वो अभाज्य गुणनखंड के रूप में होंगे। यही बात तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कोई भी नंबर यदि मैं ले रहा हूं, 36 लिया है, तो इस 36 का यदि हम एलसीएम निकालेंगे, है ना, तो ये एलसीएम जो हमारा निकल के आने वाला है, ये जो एलसीएम हमारा निकल के आने वाला है 36 का जो एलसीएम निकल के आने वाला है, क्या आप नहीं कह सकते हैं कि यह अभाज्य गुणनखंड का ही रूप है? देखिए, इस 36 को हम क्या किए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिए। इसी को तो हम लोग कहते हैं अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। यही तो थ्योरम है हमारा अर्थमेटिक का फंडामेंटल, है ना। ये क्या है, 36 है, तो 36 का जब हम लोग एलसीएम निकाले दिए तो क्या आ गया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना, है ना। इसका मतलब क्या है कि ये 2 कैसा नंबर है, ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, मैंने आपको बताया है पहले ही। तो सबसे पहले तो आपको पीछे वाला सेशन जाके कंप्लीट करने होंगे। क्लास 1 के नाम से मैंने उसको रखा है, क्रैश कोर्स का क्लास 1 है और ये क्लास 2 है। तो यहां देखो मैंने लिखा है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ये क्या है, अभाज्य संख्या है ना। तो हर भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, लिखा जा सकता है। इसमें बड़ी बात क्या है कि एलसीएम का इसमें रूल फॉलो किया जाता है। सबसे पहले हम लोग छोटे नंबर से शुरू करते हैं और धीरे धीरे करके बड़े नंबर का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि जब इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में जब हम लोग इसको लिख रहे होते हैं, तब आरोही या अवरोही क्रम का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। आसानी से हम लोग इसको लिखते चले जाएंगे। ये जो है हमारा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है ये लिखा चला जाएगा, है ना। तो किसी भी संख्या को, कोई भी भाज्य संख्या है तो उसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, है ना। फायदा क्या है भाई, इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख के फायदा क्या है, तो लिखने से फायदा क्या है कि लिखा जा सकता है और है ना, उन सभी संख्याओं का इसके द्वारा HCF और LCM ज्ञात किया जा सकता है।
आपको समझना क्या है, आपको समझना क्या है, ज्ञात किया जा सकता है। ये थ्योरम हमारा क्या बताता है, ये थ्योरम कहता है कि कोई भी नंबर यदि आप ले लेते हैं, कोई भी नंबर यदि आपके पास हो तो उन सारे नंबर को, चाहे वो 2 की जोड़ पेयर में हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, है ना, कितना भी नंबर यदि आपको मिलता है तो उन सारे नंबर का HCF और LCM आप आसानी से निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, है ना। इसका ही नाम हो जाता है, इसको ही दूसरे शब्दों में कहते हैं, इसका ही दूसरा नाम हो जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि। इसको हम लोग कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। इसका नाम आप लोग सुने होंगे, है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि। इसका मतलब क्या हो गया, प्राइम, इन इंग्लिश क्या कहेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया ये, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया ये, है ना। इसी को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स ही ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को निकाला गया, है ना। आइए हम आपको समझाते हैं कि आखिर अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा किसी भी नंबर को हम लोग किस तरीके से HCF और LCM ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ एक क्वेश्चन लेते हैं 36 और 48 का हम आपको HCF और LCM ज्ञात करके दिखाते हैं। HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ज्ञात करें। हर एक एग्जामिनेशन में, ऐसा कोई एग्जामिनेशन नहीं है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को यदि आप देखते हैं तो उन सारे में ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में आपको इसको व्यक्त करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें, अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें, है ना। आपको इसको सॉल्व करना है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और क्या फाइंड आउट करना है, HCF एंड LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है इससे, है ना। तो आइए, इसके लिए आपको करना क्या है, बड़ा ही आसान सा इसका मेथड है। अगर आपके पास 36 है तो आप सबसे पहले 36 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिएगा। 36 कैसा संख्या है, 36 एक भाज्य संख्या है, और मैंने आपको बताया कि जितने भी भाज्य संख्या है उन सारे भाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। यदि आप इसको तुरंत आपने मन से लिख सकते हैं 2 गुना करके, जैसे मैंने 2 से गुना करा, 2 से यदि 36 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 18 आएगा, 18 को फिर मैंने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 9 आएगा, और 9 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएंगे, 3 3 9 दुनिया 18 दुनी 36। यदि आपको समस्या होता है, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो आप एग्जामिनेशन में गलती ना कीजिएगा, आप इस तरीके से LCM निकाल के इसको इजीली लिख सकते हैं। यह अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया। दूसरा हमारा नंबर क्या है, 48 है ना। तो इस 48 को क्या करेंगे हम लोग, इस 48 को भी ऐसा ही करेंगे, 2 से करें तो हमारे पास 24 बचा, 2 से करें तो हमारे पास 12 बचा, है ना। अब 12 को फिर 2 से डिवाइड किए तो हमारे पास 6 बचा, फिर हम लोग 2 से डिवाइड किए तो हमारे पास 3 बचा, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी कितना हो गया, 48। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आप इस तरह से इजीली जो है ना, बचपन का मेथड इस्तेमाल करके आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बड़ी बात आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि HCF निकालते समय आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कौन सा अंक है जो दोनों ही नंबर में सेम हो रहा है ना। तो ये नंबर देखो, ये नंबर हमारे दोनों ही गुणनखंड में क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। ये 3 इसमें है लेकिन इसमें कहीं नहीं मिल रहा है ना। तो जितने सेम नंबर आपको मिले हैं उन सारे सेम नंबर को यदि हम यहाँ पे लिख लेते हैं तो ये हमारा HCF हो जाता है, 3 दूनी 6 दूनी 12। तो 12 इस सवाल का उत्तर हो जाता है HCF के रूप में। यदि आप इससे LCM निकालना चाहते हैं तो आप LCM भी निकाल पाइएगा। LCM के लिए आपको क्या करना है, ध्यान रखना है आपको कि सबसे पहले जो HCF में नंबर आते हैं उसको लिखना होगा। बचे हुए नंबर जितना है इसमें, जैसे यहां बचा हुआ नंबर हमारे पास 3 है, यहां हमारा 2 है, यहां हमारा 2 है, तो 12 या 36 दूनी 72, और 72 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 144 आ जाता है ना। आइए आपको हम और भी सवाल दिखाते हैं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। देख रहे होंगे कि मैंने 2 प्रश्न आपके सामने रखा है। एक में मैंने रखा है क्या, 12, 15, 18 का HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ज्ञात करें। मैंने एक में रखा है 9, 6, 12, 15 का HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ज्ञात करें। अभी तक 10वीं परीक्षा में, है ना, 10वीं क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन में हार्डली जो है इस मेथड से निकालने के लिए 4 ही डिजिट के क्वेश्चन आए हैं। इस तरह से 4 अलग अलग नंबर या फिर 3 ज्यादातर पूछे गए हैं सवाल। तो मैं आपको दोनों ही समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जिस तरह से मैं ये सारे सवाल को कंप्लीट कर रहा हूं उसी तरह से आपकी किताब में कई सारे प्रश्न हैं, उसको आप आसानी से बना सकते हैं।
है ना। यदि आपको कोई चैप्टर में समस्या होता है मैथमेटिक्स में, यदि आपका कोई सवाल एनसीईआरटी का नहीं बन रहा होता है, तो आप हमें उसका नाम हमारे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, ताकि अगले वीडियोस में हम आपके प्रश्न का जवाब दे पाएं। आइए यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं 12, 15 और 18। इसका हम लोग सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा क्या निकाल लेंगे, है ना, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि में व्यक्त कर देंगे। अभाज्य फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन इसको निकाल देंगे 12 का। तो 12 को हम लोग लिखेंगे 2, है ना, दूनी 4 और तिया 12। 15 को हम लोग लिखेंगे 3 गुना 5। 18 को हम लोग लिखेंगे क्या, 2 गुना 3 गुना 3। मैंने आपको क्या बताया, एचसीएफ के लिए आपको सारे नंबर में, है ना, एक ही डिजिट को आपको चूज करना होगा। देखिए 3, 3 और 3 ये सारे में मैच कर रहे हैं, तो ये 3 हमारा एचसीएफ। और भी कोई नंबर ऐसा है इसमें जो मैच कर रहा है, और भी इसमें जो है जो तीनों में मैच कर रहा है, नहीं। एचसीएफ निकालते समय आपको ध्यान रखना होगा, एचसीएफ का फुल फॉर्म ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब होता है कि जितने नंबर हैं उन सारे में सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर्स होगा, सब में आना चाहिए वो, है ना, वो हमारा एचसीएफ हो गया 3। अगर हम एलसीएम निकालना चाहते हैं तो ये लिस्ट कॉमन फैक्टर है। ये 2 में भी यदि 3 अंक का आप अभाज्य गुणनखंड लिखे हैं, तो इसमें 2 में भी यदि मैच कर रहा है तो भी आपको 1 निकालने होंगे मैच करने में। समझ में आ रहा है बात। तो यहां पे देख लो, यहां देखो ये 2 और ये 2 नंबर में मैच कर रहे हैं, तो यहां मैंने लिख दिया, है ना। अब आपको देखना है कि और ऐसा कौन सा नंबर है जो मैच कर रहा हो, उसमें से हम 1 निकाल के लिखेंगे। 2 में मिला ना तो हम लोग 1 ही लिखेंगे, बाकी जो हमारा नंबर बच रहा है उसको एज इट उतार देंगे। 2, यहां कौन बचा हमारा 5, और यहां कौन बचा हमारा 3। सारे को हम लोग यहां क्या कर दिए, लिख दिए। मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो 3 दूनी 6, दूनी 12, 25 60, ये कितना हो जाएगा 180 हमारा इस सवाल का जवाब हो गया, है ना। उसी तरह से हम लोग अगर 4 डिजिट वाले नंबर को देखते हैं तो हमारे पास 9, 6, 12 और क्या हो गया 15। तो 9 को यदि हम लोग लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 3 गुना 3, जैसा आप देख ही रहे होंगे ना। 6 को आप क्या लिखेंगे 3 गुना 2, सॉरी पहले हमको छोटा लिखना है, 2 गुना 3। 12 को क्या लिखेंगे 2 दूनी 4 तिया 12। 15 को क्या लिखेंगे 3 गुना 5। मैंने आपको क्या कहा, एचसीएफ के लिए सारे में बराबर नंबर होना चाहिए। ऐसा कौन सा डिजिट है जो सब में मिल रहा है, आप देखो 3 3 3 3, तो ये 3 हो गए। और कोई मिल रहा है जो सब में हो, नहीं है ना, किसी में और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो सब में सेम हो रहा हो। तो 3 इसका एचसीएफ हो गया हमारा, 3 क्या हो गया एचसीएफ हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे यहाँ पे एलसीएम। तो आपको जैसा बताएं, हम एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ वाले नंबर को लिख लेते हैं। ये हो गया ना। अब इसमें यदि दो संख्या का भी अभाज्य गुणनखंड मिल रहा हो तब भी 1 आपको निकालना हो, यदि 3 संख्या में मिल रहा हो तब भी उसका अंक आपको 1 निकालना होगा। तो देखो यहां पे देख लो, ये 2 और 2 मैच कर रहे हैं, देखो ये 2 और 2 मैच कर रहे हैं, तो 1 2 आ गया। यदि आपको और कहीं मैच करता हुआ नंबर दिखता है, बाय द वे 3 अंक में भी मैच कर रहा होगा तो भी निकाल के लिखना होगा, यदि 2 में भी मैच कर रहा होगा तो भी निकाल के लिखना होगा, और कोई मैच नहीं कर रहे होंगे तो सबको इंटू में लिखने होंगे। तो बचा कौन हमारे पास 3 बचा, और कौन बचा 2 बचे, और कौन बचा हमारे पास 5 बचा। इन सारे को मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 3 18, दूनी 36 और 25 कितना हो जाएगा 180। इस सवाल का क्या हो गया जवाब हो गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग 3 अंक का और 4 अंक का एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से आसानी से निकाल सकते हैं। अब आपको एक फार्मूला के तौर पे याद रखना होगा, ये फार्मूला के तौर पे आपको याद रखना होगा कि यदि 2 नंबर है तो 2 नंबर का जो गुणनफल होगा यही दोनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा, है ना। 2 संख्याएं का जो गुणनफल होगा वो इन्हीं दोनों संख्या के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होते हैं। ये आपको जो है कंडीशन याद रखना होगा, है ना। अब इससे आधारित सवाल कैसा हो सकता है, वो मैं आपको दिखाता हूं, है ना। यहां सवाल लिखता है, इस तरीके का क्वेश्चन लिखेगा कि दो संख्याओं का गुणनफल 120 है। यदि इन दोनों का एचसीएफ 15 है तो एलसीएम ज्ञात करें। ऐसा कोई सवाल यदि आपको मिल जाए, यदि 2 संख्या है और उन दोनों संख्या का एचसीएफ कितना है 120 है ना, और यदि उसमें से दोनों का एचसीएफ 15 है तो एलसीएम ज्ञात करना हो। इसी तरह के सवाल यदि आपको देखने को मिलेंगे, है ना। यहाँ पे सवाल कुछ भी लिखा गया हो इसका आप, है ना, ध्यान
ध्यान मत रखिए, आपको देखना यह है कि सवाल अगर इस तरह के आएंगे तो हम लोग इस फार्मूला का इस्तेमाल करके आसानी से निकाल सकते हैं। हमारे पास फार्मूला है A गुना B बराबर HCF गुना में क्या हो गया LCM। तो यहाँ पे हम लोग आसानी से दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 120 है, तो हम लोग यहाँ 120 रख देंगे। HCF कितना है हमारा इसका 15 है, और LCM यहाँ से हमको निकालना है। 15 को 8 से काट देंगे तो हमारे पास LCM कितना हो जाएगा 8। इस प्रश्न का क्या होगा सही जवाब। आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें 4 आर्टिकल है A, B, HCF और LCM। इन चारों आर्टिकल में 3 आर्टिकल यदि दिए हुए हैं, A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, तो LCM निकाल सकते हैं। यदि LCM और HCF और B दिया हुआ है तो A निकाल सकते हैं। यदि A, HCF और LCM दिया हुआ है तो B निकाल सकते हैं। नहीं तो विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, HCF एंड LCM इजिली, है ना। हम लोग आसानी से ये बातें कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसका प्रयोग हम लोग और भी कौन से सवाल में करते हैं, तो एक सवाल और मैं आपको बताना चाहूंगा जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ये लॉन्ग प्रश्न में पूछे जाते हैं। आपसे सवाल कहेगा कि 120 और 50 का 120 और 50 का HCF और LCM ज्ञात करें तथा इसे जांच करें, है ना। ये अंतिम प्रश्न है जो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा या फिर अंक गणित का आधारभूत प्रमेय के द्वारा हम लोग ये बातें सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इतना ही टाइप्स के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ 120 का और 50 का। सबसे पहले इस भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने का प्रयास करेंगे। 2 से मैंने तोड़ा 60 आया, 2 से तोड़ दिए 30 आया, 2 से तोड़ दिए 15 आ गया, 3 से तोड़ दिए 5 आ गया। ये बहुत ही आसान मेथड है भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करने का। मेरे पास कौन है 50 है, तो 50 को मैं क्या लिखना चाहूंगा, 50 को मैंने लिखा 2, हमारे पास आया 25, 25 को मैंने लिखा 5 और 5। अब बताइए आप HCF क्या होगा इसका। देखो HCF यहाँ 5 और 5 मैच कर रहे हैं, है ना, 2 और 2 मैच कर रहे हैं। 5 दूनी कितना आ गया 10। इस सवाल का HCF आ गया 10। इस सवाल का क्या आ गया HCF आ गया। अब हमें LCM निकालना है, तो एक बात याद रखो कि LCM निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि इसका प्रयोग करेंगे। हमारे पास एक फार्मूला भी है A गुना B बराबर HCF गुना LCM, वहां से भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये जांच करना है तो हम लोग इसी मेथड से निकाल लेंगे। LCM बराबर 10 है हमारे पास। सबसे पहले HCF का मैंने आपको बताया है, ये भूल से भी आपको गलती ना करना है कि यहाँ पे 10 छोड़ दिए। आप सबसे पहले HCF वाला वैल्यू लिख दीजिए। जो मैच नहीं कर रहे हैं उन सारे को आपको लिखना है। 2 2 3 और कितना हो गया 5। हमारे पास 10 दूनी 20 दूनी 40 दिया 120 और 5 में गुना कर दिए तो आ गया कितना 600 आ गया। 5 दिया 15 दूनी 30 दूनी 60 दाएं का 600 हमारा LCM आ गया। अब हम इसको जांच कैसे करेंगे, तो जांच के लिए हमारे पास फार्मूला है A गुना B इज इक्वल टू HCF गुना LCM। ध्यान रखिएगा ये जांच वाला प्रोसेस जो है ये दो ही संख्या के बीच में हो सकते हैं। प्रश्न दो ही वाला अगर रहेगा तभी ये निकाल पाएंगे, जांच कर पाएंगे। यदि 3 संख्याओं का रहेगा तो हम लोग इसको नहीं कर सकते हैं। A गुना B, तो A का वैल्यू हमारे पास कितना है 120 है, B का हमारे पास वैल्यू कितना है 50 है, HCF हमारे पास कितना आ गया 10, LCM हमारे पास कितना आ गया 600। मल्टीप्लाई करेंगे 12 25 कितना होता है 60, डबल जीरो आ जाएगा इस पर। यहां से 600 में 10 से गुना कर दिए तो कितना आ गया 6000 आ गया। दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब ये बातें बिल्कुल से सही है। तो इस तरह से हम लोग ये जांच करने वाला भी सवाल बना सकते हैं। एक सवाल आपके एग्जामिनेशन में इसी का रहेगा आपके एग्जामिनेशन में सवाल रहेंगे कि 5005 को इकाई दहाई सैकड़ा हजार 5005 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। बड़ा ही आसान है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। तो बड़ा ही आसान सवाल है ये। ऐसे सवाल का सॉल्यूशन बस इतना है कि 5005 को बस आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देना है, LCM तोड़ के लिख देना है, LCM निकाल के लिख देना है। तो ये वाला आप ऑब्वियसली जान रहे हैं कि 5 के अलावा किसी और नंबर से नहीं कटेगा, तो इसको 5 गुना लिख सकते हैं 101। इसी तरह के सवाल यदि बोलेंगे कि 120 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें तो आपको बस 120 को तोड़ के लिख देना है। 2 60 आ गया, 2 30 15 आ गया, 3 5 दिया 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120, पावर चढ़ा देना है 2 के पावर 3 गुना में 5। इस प्रश्न का जवाब हो गया, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही है। अगर इतना आप कंप्लीट करते हैं तो एग्जामिनेशन में फिर से आप 2 मार्क्स ला सकते हैं आसानी से। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए सेशन के साथ, नए जोश और उत्साह के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।